आज की क्लास में हम लोगों के पास न्यू टॉपिक है, न्यू भी कह सकते हैं और सुना हुआ भी कह सकते हैं, दैट इज म्यूटेशन। बहुत जगह पे सुनने को मिलता है और हॉलीवुड की मूवीज में भी बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। एनाकोंडा या कोई से भी मूवी आप देखें, सब में आपको म्यूटेशन, म्यूटेंट, ये सारे वर्ड्स और टर्म्स जो है आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पास टर्म है म्यूटेशन, इसका साफ सीधा सा मतलब है सडन चेंज इन डीएनए। सडन चेंज इन डीएनए मतलब हमारे पास डीएनए अवेलेबल है, हम जानते हैं कि हम लोगों के पास क्या है, डीएनए है। इस लिविंग सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबके पास क्या है, उनका डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए में आपके पास क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस थाइमिन बना हुआ है, यहाँ साइटोसिन बना हुआ है, यहाँ गुआनिन बना हुआ है, यहाँ एडेनिन बना हुआ है। अगर कोई इस एडेनिन को हटा के इसकी जगह एक छोटा सा भी कोई चेंज कर दे, दैट इज म्यूटेशन। मतलब एक पिन पॉइंट मात्र भी अगर कोई चेंज हो जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, मतलब सडन चेंज इन डीएनए। और इसका सबसे अच्छा और क्लासिक एग्जांपल जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखा रखा है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया किस चीज का एग्जांपल था, म्यूटेशन का क्लासिक एग्जांपल था। उसमें क्या हो रहा था, एक पॉइंट मात्र जो है वो चेंज हो रहा था। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि चलिए क्लासिक जो डेफिनेशन है, हमने बोला कि सडन चेंज इन डीएनए, बट म्यूटेशन जो है वो डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। और मैंने आपको ये बार बार बता रखा है कि जो आरएनए में म्यूटेशन है वो फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड है, उसके पास जो बाउंडेशन है ना वो बहुत कम है उसके पास, तो उसकी वजह से वो फ्री है, वो इजीली अपने आप को म्यूटेट कर सकता है। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया की हम लोग बात करते हैं, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया था, उसके बाद में ये टाइप्स जो है आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये रहा आपके पास सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है, ये सिकल सेल एनीमिया है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 2 मिनट का समय लूंगी, तुरंत याद आएगा। और जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन तो टीचर पूछते ही पूछते हैं, सिकल सेल एनीमिया। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिक एग्जांपल है। इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलता देखने को। है क्या ये, फटाफट सुनते जाइए। मैंने आपको ये बोला था कि ये नॉर्मल आरबीसी के केस में ऐसा होगा, डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए है, तो एक स्टैंड ये रहा, एक स्टैंड ये रहा। तो अगर आपके पास यहाँ कोड अवेलेबल है जी ए जी, यहाँ भी जी और जी, बट ए इज सब्सटीट्यूटेड बाई टी, मतलब ए की जगह पे यहाँ टी आ गया। तो अब ये अगर ए की जगह टी आ गया तो ये क्या होगा, यहाँ पे टी किसके साथ पेयर करेगा, ए के साथ पेयर करेगा। और हमने टेम्पलेट स्टैंड इस नीचे वाले को माना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीटीसी को देखते हुए जी ए जी बनाया और सीएससी को देखते हुए जीयू जी हमने एमआरएनए के स्टैंड के ऊपर कोड लिख रखा है। जीए जी कोडोन चार्ट भी अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इस टॉपिक के बाद के टॉपिक पर। तो जो ये जीए जी है, ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, जीयूजी वैलिन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट नॉर्मल केस में आरबीसी का जो शेप है वो बाइकनकेव होगा। सिकल सेल एनीमिया के केस में आरबीसी का शेप जो है वो कैसा हो जाएगा, सिकल शेप्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिकल शेप्ड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आरबीसी का शेप सिकल शेप्ड हो जाएगा तो ये भी एक एनीमिक कंडीशन है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है म्यूटेशन का। तो अभी भी आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने चेंज कराया, कैसा चेंज कराया, पॉइंट। सही बात है, एक पॉइंट, सिर्फ आपने एक पॉइंट में ही तो चेंज किया है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल। ठीक है, तो अभी जो आपने देखा, तो अभी आपने क्या होते देखा, तो अभी आपने सब्स्टिट्यूशन देखा। क्या देखा आपने, सब्स्टिट्यूशन देखा। मतलब अगर आपने जो नाइट्रोजनस बेसिस है
उसकी जगह कुछ और, मतलब यहाँ पे जगह किसकी थी, इसकी थी, जो यहाँ नीचे शिफ्टेड है बट इनको रिप्लेस करके ये आ गया है। तो सब्स्टिट्यूशन, आपके पास डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अवेलेबल है, लेकिन एक जगह से क्या होता है, एक नाइट्रोजनस स्पेस यहाँ से डिलीट हो जाए, गायब हो जाए, चला जाए हमेशा के लिए, इसको डिलीशन कहते हैं। अब ये ऑलरेडी बेचारा अपना कोड अच्छा खासा इसने बना रखा था। अब ये जी जो है, इसका एक फ्रेंड आया बाहर से दौड़ता हुआ, बोला भाई मुझे भी बिठा लो अपने पास। तो जी के पास यहाँ पे ए आके बैठ गया। तो ये एडिशन है, लेकिन हाँ, जो आएगा उसको जहां जिस जगह पे आना है अपनी मर्जी से आ सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ आया इसको बोला जाएगा भाई तुम लास्ट में आए हो, लास्ट पोजीशन पे जाओ, कहीं भी कोई भी पोजीशन एक्वायर कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक है इन्वर्जन, मतलब डीएनए का स्टैंड ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, इसके खुद के स्टैंड में ही एक दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे अदला बदली कर लेंगे, एक्सचेंज का काम करेंगे, ठीक है। तो इतने टाइप के आपको म्यूटेशन जो है ये देखने को मिलते हैं। ये तो छोटी छोटी हमने बातें करी। अब इसी म्यूटेशन की सीरीज में एक आता है आपके पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या आता है, इसका नाम सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि फ्रेम का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आपको जो डीएनए का स्ट्रैंड देखने को मिलता है, उस डीएनए के स्ट्रैंड में क्या होता है, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आगे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस है वो मजबूर हो जाएंगे खिसकने पे। पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो क्या होगा, वहां पे चेंज होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने इसका एग्जाम्पल लिया, क्या हुआ यहाँ पे, पहले ये ऑलरेडी जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से सारे कोड्स लिखे गए हैं, मतलब गुआनिन थायमिन साइटोसिन, गुआनिन गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन थायमिन थायमिन, क्या हुआ बीच में आके टपक गया कौन, यहाँ पे जी। जी आया तो पेयर करेगा सी के साथ, ये आ गया बीच में। इसका फर्क पता है किस पे पड़ता है, आगे जब मैं आपको प्रोटीन बनाना रीडिंग में सिखाऊंगी, हाँ इस आगे जाके जब मैं आपको प्रोटीन बनाना सिखाऊंगी तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए आपको अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे अमीनो एसिड का चेन बनाऊंगा, तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो भी जहां जिस जगह पे ऐड हुआ है उसके बाद का पूरा चेंज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, सोच समझिए यहाँ पे ध्यान से। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जी पेयर करेगा सी से, टी पेयर करेगा ए से, और जी पेयर करेगा सी से, बहुत अच्छी बात। मगर ऐसा नहीं होता अगर यहाँ पे जी नहीं आया होता। मतलब क्या हुआ बोलने का, मतलब ये हुआ बोलने का कि अगर यहाँ पे जी नहीं आया होता बीच में तो ये नहीं होता और ये भी नहीं होता। क्या होता फिर, होता ऐसा कि ये जो यहाँ पे जी टी टी है तो सी ए होता, और सी ए को पढ़ के कभी भी यहाँ पे हिस्टोरिन नहीं आता। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि ये खुद तो आया बीच में, बीच में आने के बाद आगे के अपने पूरे के पूरे टोटल फ्रेम को, ये आगे का जितना भी फ्रेम है, अब क्या हुआ इसने तो जगह ले ली यहाँ पे। जगह लेने के बाद टी को बोलेगा भाई थोड़ा शिफ्ट होना, ए फिर टी ए को बोलेगा थोड़ा शिफ्ट होना, ए टी को बोलेगा, टी जी को बोलेगा, जी सी को बोलेगा। सब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे टर्म क्या यूज करते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक उसी तरीके से अगर डिलीट हो जाएगा तब भी अगर बारी बारी से सबको खिसकना है तो पूरा का पूरा जो आगे का फ्रेम है वो मजबूर है क्या होने पे, वहां पे शिफ्ट होने पे। तो हम लोग यहाँ पे टर्म क्या दे देते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ये तो रही बात समझने की। और सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन को समझने के लिए बहुत अच्छा डायग्राम है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। हो गया ये, यस मैम। अब देखिए
तो म्यूटेशन के बारे में जब आपको लिखना है तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बोला सडन चेंज इन डीएनए, सडन चेंज इन डीएनए और आरएनए, या तो ऐसा बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना ओवरऑल सबको बोलना है, और जेनेटिक मटेरियल। ये क्या हो गया आपका? म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया आपका? ये म्यूटेशन हो गया। फिर एक टर्म और आता है आपके पास, उसको हम लोग म्यूटाजन कहते हैं। जो म्यूटेशन कराने वाले, म्यूटेशन कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजेंस, ये हो जाएगा म्यूटेशन कॉजिंग agents are known as mutagens। अब ये जो म्यूटाजन है ये कोई केमिकल भी हो सकता है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं म्यूटाजेंस मे बी एनी केमिकल, एक्सरे भी हो सकता है, एक्सरे और गामा रे, यूवी रेडिएशंस, किसी भी वजह से। होना क्या है, एक पॉइंट मात्र ही तो चेंज होना है ना, डिलीट हो जाए, ऐड हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा कौन करा सकता है? ये सारे फैक्टर्स जो है ये करा सकते हैं। तो जब करा सकते हैं तो हम लोग क्या नाम देंगे इसके लिए? हम लोग इसके लिए नाम देंगे किस चीज का? हम लोग इसको बोलेंगे म्यूटाजन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? म्यूटाजन बोलेंगे। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये? चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बोला म्यूटेशन, तो मैंने आपको सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा रखा है, बता रखा है, देखा है आपने? तो ये सोमैटिक और जर्म सेल जो आपके पास अवेलेबल है, म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स और एक है आपके पास म्यूटेशन इन जर्म सेल्स। म्यूटेशन इन जर्म सेल्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से नेक्स्ट जनरेशन में कौन जाएगा, तो क्या आंसर होगा आपका? अगर आपको आगे की जनरेशन में देखना है तो कौन सा चेंज आएगा? मेरी वॉइस जारी है तो रिप्लाई करेंगे उधर से। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन में जाते हुए दिख, फिर से बोलेंगे। क्वेश्चन क्या है?
मैंने पूछा ना, एक है म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल और एक है म्यूटेशन इन जर्म सेल्स, जो भी लिखा हुआ है यहाँ आपके सामने। तो इन दोनों में से कौन सा म्यूटेशन आगे जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में? जर्म सेल्स। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि जर्म सेल जो है दैट पार्टिसिपेट्स इन द फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन, सोमैटिक सेल नेवर पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन और फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। तो ये जो है ये कभी भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा सोमैटिक सेल वाला। आगे जनरेशन में कौन जाएगा? तो जर्म सेल में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो वो जाएगा, सोमैटिक सेल में अगर आप करते हैं तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जर्म सेल्स वाले में occurs in gametes, पहली बात। और ये जो है ना, ये म्यूटेशन यही सिग्निफिकेंट है, इसी का कोई फायदा है। अब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं दीज म्यूटेशंस आर स्पेशली significant because they can be transmitted transmitted from one generation to another generation। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऐसा ही बोल सकते हैं, अनदर जनरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका म्यूटेशन इन जर्म्स। सोमैटिक सेल्स का इनका क्या है, उसके खुद के। अब आप क्या करते हैं, दिन रात बहुत ज्यादा योगा कर रहे हैं, बहुत योगा कर रहे हैं, करते ही करते 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 आपके जीन के अंदर क्या हो गया, बहुत पावर योगा करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जो आप अपने ब्रीदिंग को लेके करते हैं, तो क्या होगा, आपका ब्रीदिंग पावर जो है बहुत ज्यादा, आप क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। अब जो ओल्ड एज के लोग होंगे या फिर जिसकी इम्यूनिटी लो, वो थोड़ा वीक होगा, उसको 10 सीढ़ी चढ़ा दीजिएगा तो बेचारा आधे घंटे पहले सांस लेगा, उसके बाद चढ़े, क्योंकि क्या है, वो उतना पावरफुल नहीं है। तो अगर आप खुद की लाइफ में कुछ ऐसा म्यूटेशन कराते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसका इफेक्ट जो है ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ आपके लिए है, आपके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सोमैटिक म्यूटेशंस कांट बी पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग। ये सोमैटिक जो म्यूटेशन है ये नहीं जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। सोमैटिक म्यूटेशंस कांट बी पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ये